फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे जल्द सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका होस्ट संदीप केकनिष्क एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज भी हम गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। गुप्त वंश में आज हम बात करेंगे इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसने गुप्त काल को प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध वंशों में से एक बनाया। तो एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो अलग अलग क्षेत्र विकसित हुए हैं गुप्त काल में, उसमें सबसे प्रमुख है साहित्य। साहित्य खास करके संस्कृत में लिखा गया, और किस तरह का साहित्य है वो हम आगे चर्चा करेंगे। 4 तरह का साहित्य गुप्त काल में लिखा गया या उसका विकास हुआ है। पहला है पुरातत्व आधारित साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य, तीसरा धार्मिक साहित्य, और चौथा है विज्ञान आधारित या चिकित्सा आधारित साहित्य। तो इन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल बेस्ड लिटरेचर या पुरातात्विक या पुरातत्व आधारित साहित्य के बारे में। वे कवि जिनके विषय में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है, और इनमें कौन कौन आते हैं, जिसमें हरिशेन, जिसने समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ या जिसे इलाहाबाद स्तंभ भी कहते हैं उसकी रचना की है। शाव या वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा में उदयगिरी गुफालेख इसने तैयार करवाया था। वत्स भट्टी जिसने मंदसौर का स्तंभ तैयार करवाया है। वासुल मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोधर्मन के लिए इसी व्यक्ति के द्वारा की गई। दूसरा है लौकिक साहित्य। इस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अधिकांश जो रचनाएं हुई है उनका निर्माण या उनकी रचना संस्कृत में की गई है। सबसे प्रमुख साहित्यकार है इस काल के कालिदास। इन्होंने कई सारे साहित्य की रचना की है, जिसमें ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश ये महाकाव्य इनके द्वारा रचे गए। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय यह नाटक थे जो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें अभिज्ञान शकुंतलम इन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध एक नाटक है। दूसरे आते हैं भारवी, जिन्होंने किरात अर्जुनियम लिखा है। इसके अलावा भट्टी, जिन्होंने भट्टी काव्य और रावण वध की रचना की। विष्णु शर्मा, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध छोटी कहानियां पंचतंत्र की रचना की। चंद्र गोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण की रचना की गई। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, जो एक संस्कृत डिक्शनरी मानी जाती है। इसे संस्कृत का प्रमाणिक कोश भी कहा जाता है। कामंदक, जिन्होंने नीतिसार लिखा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित होकर के नीतिसार की रचना की गई है। वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की। तीसरा साहित्य है विज्ञान एवं चिकित्सा आधारित साहित्य। इसमें सबसे प्रमुख रहे हैं वराहमिहिर, जो खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नाम की प्रसिद्ध खगोल विज्ञान आधारित
किताबें लिखी है। आर्यभट्ट जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे, इन्होंने आर्यभट्टीय, भास्कर के द्वारा महाभास्करस्य, लघु भास्कर और भाष्य, ये कुछ किताबें लिखी गई हैं। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा, वाग्भट के द्वारा चिकित्सा पर आधारित अष्टांग हृदय की रचना की गई। इसके अलावा धन्वंतरी थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, जिन्होंने नवीनतकम नाम की चिकित्सा आधारित किताब की रचना की। और आखिरी साहित्य है धार्मिक साहित्य। इस काल में अगर हम देखें तो वर्षों से लगातार रचे जा रहे पुराण, रामायण और महाभारत इस काल में पूरे किए गए, या आखिरी संकलन उनका किया गया। स्मृतियां भी लिखी गई, उन्हें पूरा किया गया। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना या उनको पूरा करने का कार्य इसी काल में किया गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में भी रचनाएं हुई। बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धि भाग्य नामक रचना की गई है। त्रिपिटकों पर यह भाष्य है। हीनयान जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उससे संबंधित विशुद्ध भाग्य माना जाता है। आचार्य सिद्धसेन के द्वारा न्यायवताम लिखा गया। न्याय दर्शन पर आधारित यह एक जैन धर्म से संबंधित किताब जो है रही है। गुप्त कला की हम बात करते हैं, किस तरह से कला में विकास हुआ। वास्तुकला और स्थापत्य कला दोनों में विकास देखने को मिलता है। चित्रकला, संगीत और नृत्य कला, धातु विज्ञान कला, इन सभी में एक से बढ़कर एक नई चीजें इस काल में देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापत्य कला और वास्तुकला की। इस काल में पहली बार भारत में मंदिर निर्माण कला देखने को मिलती है। इससे पहले जितने भी राजवंश आए, स्तूप बने, विहार बने, लेकिन मंदिर निर्माण गुप्त काल में ही आरंभ हुआ है। गुप्तों ने मंदिर बनाने की एक नई शैली शुरू की जिसे नागर शैली कहा जाता है, और उत्तर भारत के जितने भी बड़े प्रसिद्ध पुराने मंदिर हैं वो इसी कला में, शैली में बने हुए हैं। यहां आप देख सकते हैं किस तरह से गुप्तों का साम्राज्य रहा है और शुरुआती मंदिर कहां बने हैं आपके। एक मैप है जिसमें, या चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की हम बात करते हैं। इसकी विशेषताएं रही है, मानवों एवं देवताओं की मूर्तियां जिन्हें आभूषणों से युक्त बताया गया है, उनका निर्माण हुआ। उनके बालों को घुंघराला बताया गया है और सर के पीछे अलंकृत प्रभा मंडल उसको दर्शाया गया है। मूर्तियों के मुख पर असीम शांति और गंभीरता के भाव, खास करके जो संतों की मूर्तियां हैं, देवताओं की मूर्तियां हैं, ऐसा एक विशेषता उसकी मिलती है। बुद्ध, विष्णु, शिव, सूर्य और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बहुतायत में बनाई गई। प्रमुख केंद्र रहे हैं मूर्तिकला के, जिसमें मथुरा आता है। मथुरा में बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। सारनाथ में बुद्ध की आसन ग्रहण किए हुए बैठी हुई मूर्ति मिली है। सुल्तानगंज में तांबे की बुद्ध की 7 फुट की प्रतिमा उसे हासिल किया गया है। इस प्रतिमा में घुंघराले बालों और पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। तो कितनी बारीक या महीन कलाकारी इसमें की गई है, आप यहां से देख सकते हैं।
प्रभामंडल युक्त प्रतिमाओं में बुद्ध के चेहरे पर शांति, गंभीरता और करुणा के भाव दर्शाए गए हैं। देवगढ़ मंदिर में, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, शेषनाग पर शयन मुद्रा में विष्णु की प्रसिद्ध प्रतिमा मिली है। इसके अलावा एकलिंगी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग की प्रतिमाएं यहां से मिलती है। शिल्पकारों के द्वारा अर्धनारीश्वर की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती को दिखाया गया है। विंध्य के खोह से शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अलावा विष्णु की प्रतिमा जो मथुरा से मिली है वो काफी उत्तम श्रेणी की रही है। कृष्ण की भी मूर्तियां बनाई गई। कृष्ण की गंधर्व पर्वत धारण की गई प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में निर्माण इनका किया गया। इसके अलावा गणेश की मूर्तियों का निर्माण इसी काल में आरंभ होता है। उदयगिरी से वराह मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। धातु विज्ञान की बात करें, धातु विज्ञान में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है जो 23 फुट ऊंचा है, इसकी खास बात यह रही है कि आज भी इसमें जंग नहीं लगा। तो कितने उच्च श्रेणी का विज्ञान इनका रहा है या केमिस्ट्री की नॉलेज इनको थी, यहां से हम देख सकते हैं। मूर्तिकला भी अच्छी थी। पत्थरों के साथ साथ कांसे की मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां बनाई गई। तो यहां भी धातु निर्माण हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक विकास की बात करें तो जीरो का आविष्कार इसी काल में हुआ है और आर्यभट्ट वह प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जीरो दिया, पाई का मान दिया। और आर्यभट्ट ने आधुनिक जो मान है धरती की परिधि का करीब करीब वो बिल्कुल सही बताया था। चिकित्सा की बात करते हैं, क्या बदलाव इसमें हुए। द्वारा अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय की रचना की गई। धन्वंतरी द्वारा नवीनतम ग्रंथ की रचना की गई। पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा गया, खास करके घोड़ों और हाथियों से संबंधित या उनके रोगों से संबंधित यह ग्रंथ रहा है। और अंत में बात करें चित्रकला की। इस काल में अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकला का विकास हुआ है। करीब 28-29 गुफाएं हैं अजंता में और इनमें हम ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के या तीनों धर्मों से संबंधित चित्रकला मूर्तियां इसमें हमें मिलती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।